मैं डॉक्टर राजपाल गुलिया, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, पीजी हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में सामंतवाद। इसमें हम बच्चों चर्चा करेंगे सामंतवाद के उदय, गुण, दोष और पतन के बारे में। ये टॉपिक हमारे सिलेबस के बी फाइनल में 5th सेम के अंतर में आता है। तो हम इस पे जो है फ्यूडलिज्म के ऊपर बात करेंगे यूरोप में, और फ्यूडलिज्म जो है कैसे उदय हुआ हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में। तो यहाँ जैसे ही रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था तो ये सामंतवादी व्यवस्था जो है ये अस्तित्व में आई, और ये व्यवस्था धीरे धीरे अस्तित्व में आई 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। और एक दिन ये व्यवस्था जो है यूरोप की जो है प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बनने का जो वो कार्य किया है। तो इसमें सामना करके उस समय यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक कठिनाइयों को दूर करने का भी जो है इस व्यवस्था ने प्रयास किया है, और ये व्यवस्था काफी सफल भी रही है। और इस व्यवस्थाओं ने जो है काफी परिवर्तन भी जो है हुआ है। तो इस समय में काफी यूरोप के में सामंतवाद का जो बोलबाला रहा, काफी जो इनमें उतार चढ़ाव इस व्यवस्था के अंदर जो वो आए। अब बात करते हैं सामंतवादी जो व्यवस्था है उसका उदय कैसे हुआ। इस व्यवस्था का जो है यहाँ उदय कैसे हुआ, तो इसका उदय के पीछे भी जो है अनेक प्रकार के जो है कारण रहे हैं। तो इनके कारण क्या थे, तो सबसे पहले है यूरोप में जो है केंद्रीय शक्ति का जो वो पतन। सामंतवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण है केंद्रीय शक्ति का जो वो पतन हुआ। रोमन सम्राट शार्मला की मृत्यु के पश्चात यहाँ केंद्रीय सत्ता का जो वो अंत हो गया था, और जहां तक हम उनके उत्तराधिकारी की जो बात करते हैं वो आपस के अंदर जो युद्धों के अंदर उलझे रहे, और वो ज्यादा जो है वो ध्यान नहीं दे सके। इससे साम्राज्य जो वो निर्बल हो गया और वो अपनी रक्षा करने में जो वो सफल नहीं रहे। तो धीरे धीरे जो है अनेक प्रकार की जो है बर्बर जातियों ने यहाँ आक्रमण किए। आक्रमणों ने इटली, स्पेन, फ्रांस में जो है निर्बल शासकों ने धीरे धीरे अनेक नगरों ने जो है आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, और इसी उचित अवसर का लाभ उठाकर जो है अनेक नए अपने आप को जो वो शासक घोषित किया। तो धीरे धीरे जो है अब सामान्य लोग भी जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए जो है क्षेत्रीय शासकों की शरण में चले गए। तो सबसे बड़ा जो हम कारण देखते हैं वो यही देखते हैं कि केंद्रीय सत्ता का जो पतन हुआ, जो है व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने से बड़े के संरक्षण में चले गए, और धीरे धीरे इस सामंतवादी व्यवस्था का जो वो बोलबाला हुआ। दूसरा हम बात करते हैं अराजकता तथा अशांति। मध्यकालीन यूरोप में इसमें अशांति और का वातावरण का माहौल रहा, और छोटे छोटे ये स्वतंत्र राज्यों के अंदर जो विभाजित हुआ, और ये स्वतंत्र राज्य ये आपस के अंदर जो वो संघर्षों में उलझे रहे, और एक अशांति और अराजकता का जो है वातावरण उत्पन्न हो गया। बर्बर जातियों के आक्रमणों से कृषक तथा दासों की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई। तो धीरे धीरे जो है ये अपने आप को असुरक्षित जो वो महसूस जो वो करने लगे, और इस काल में जनसाधारण जनता ने को अपने जान माल का सदैव जो वो खतरा बना रहा। यानी कि जहां तक अपनी कृषि व्यवस्था है, अपनी सुरक्षा है, इसको बचाने के लिए, अपनी धन संपत्ति को जो बचाने के लिए वो अपने से मजबूत आदमी के जो है संरक्षण में चले गए। तो धीरे धीरे जो है कृषक भी अपनी जो है वो जमींदारों के संरक्षण में चले गए। जमींदार उन्हें बाहरी आक्रमणों से तथा लूटपाट से बचाते थे, और इसके बदले में जमींदारों की उपज का एक भाग जो वो आवश्यक सेवाएं जो वो लेते थे। यानी कि किसान अपनी सुरक्षा के बदले में जो उनको जमींदारों को टैक्स देता था।
अगली बात आती है इसके उदय के कारणों में न्याय प्रबंध। सारमल्ला की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय शासकों तथा जमींदारों ने अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और ये स्वतंत्र शासक अपने अपने राज्यों में सम्राट के सभी प्रकार की शक्तियों का जो वो प्रयोग करते थे और इन्होंने अपने राज्य तथा जागीरों में शक्तिशाली दुर्ग जो उन्होंने बनाए और ये सेना स्वयं भी जो वो भर्ती करते थे और वो अपने से छोटे शासकों और जमींदारों की जो वो सहायता प्राप्त करते थे। तो धीरे धीरे जो है अपने अपने क्षेत्रों में जमींदारों ने कानून बनाने प्रारंभ किए, कानूनों को लागू करते थे और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को ये दंड भी देते थे। सभी जमींदार और सामंतों ने अपने अपने न्यायालय स्थापित किए और जहां से वे अपने दीवानी और वो फौजदारी मुकदमों का जो है निर्णय करते थे। तो यहाँ प्रशासन में जो जमींदारों की न्याय व्यवस्था थी इसमें एक स्थिरता का माहौल हुआ और स्थिरता के माहौल के कारण ही जो है वो धीरे धीरे जो है ये व्यवस्था जो वो मजबूत होने लगी। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है सैनिक व्यवस्था। यूरोप में भूमि का जो सबसे बड़ा जो स्वामी होता था वो सम्राट होता था और वह अपने साम्राज्य के भूमि के छोटे छोटे विभाजित करके अपने नजदीकतम खास जो वो नजदीक व्यक्तियों में जो वो बांट देता था, जिसको भूमि का वो टुकड़ा भी कहते थे, जिसको हम फीफ कहा जाता था। तो इस वितरण से जो है वो जो भी भूमि प्राप्त करता था वो लॉर्ड कहलाता था। वह राजा को अशांति और युद्धों के समय सैनिक सहायता देता था क्योंकि सामंतों के पास अपनी सेना थी और इस सेना के बल पर ही जो वो सम्राट की जो वो सहायता करता था। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने ये जो व्यवस्था थी इन व्यवस्थाओं को जो वो आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वे एक दूसरे को उसी प्रकार की शर्तों से बंधे हुए थे जिस प्रकार राजा से लाड़धीश्वर विभिन्न शर्तों के अंदर जो वो बंधे हुए थे। तो सैनिक सहायता भी जो वो सामंत जो वो राजा को करते थे और राजा जो है इनको जमीन के टुकड़े देता था और इन्हीं के आधार पर जो वो टैक्स वगैरह जमीन से कलेक्ट करते थे और अपनी सैनिक व्यवस्था कायम की करते थे। और यहाँ यूरोप के अंदर ये जो इस प्रकार की जो सैनिक व्यवस्था थी ये बहुत बड़ा जो है आयाम हासिल किया। अब बात करते हैं जर्मन लोगों का जो है भूमि का विभाजन। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात जर्मन कबीले जिसमें गोथ, बाडाल, फ्रैंक लोग जो वो आते थे और चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में प्रवेश किया। अति शीघ्र ही उन्होंने फ्रांस, स्पेन, इटली, रोम आदि स्थानों पर जो अधिकार कर लिया। ये लोग युद्धों द्वारा जीती हुई भूमि को अपने निकटतम लोगों में विभाजित जो वो कर देते थे और भूमि प्राप्त करने वाले इन शक्तिशाली लोगों को जो वो नाइट कहकर जो वो पुकारा जाता था और नाइट भी एक प्रकार के जो है सामंत ही होते थे। इस प्रकार जर्मन जातियों को भूमि के वितरण से एक नई सामंतवादी व्यवस्था जो वो प्रकाश में आई। तो ये तो थे कुछ राजनीतिक कारण जो हमने चर्चा की। केंद्रीय शक्ति का पतन, अराजकता व अशांति, न्याय प्रबंध, सैनिक सहायता, जर्मन लोगों द्वारा भूमि का विभाजन, ये राजनीतिक इसके उदय के कारण थे। अब हम बात करते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों ने उदय में क्या भूमिका निभाई। तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोशियन जो है, पेट्रिशियम जो है प्रथा। पेट्रिशियम प्रथा के अनुसार सामंत या कोई भी धनी तथा प्रभावशाली व्यक्ति संरक्षण बनकर वो अपने अनुयायियों का एक दल तैयार करता था। हालांकि इस प्रथा में भूमि का होना जरूरी नहीं था और कोई भी व्यक्ति इस दल में शामिल हो सकता था। अराजकता के इस युग में छोटे कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों को भी जो है वो अपनी सुरक्षा की जो वो चिंता होने लगी। तो ये लोग शक्तिशाली भूमिपति के पास जाकर
अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे, यानी उनके अंदर अपनी आस्था जगाने का कार्य करते थे और वो इसके बदले उन्हें सुरक्षा देता था। तो ऐसी परिस्थितियों में वे अपनी सेवाएं जो वो अर्पित करते थे। तो इस प्रकार के बड़े बड़े जो वो दल तैयार हो गए और जिससे एक सामंतवादी व्यवस्था का जो वो जन्म हुआ। सामाजिक कारणों में प्रीकेरियम प्रथा, प्रीकेरियम प्रथा का संबंध भी भूमि के टुकड़े से था, जिनको प्राप्त करने पादरी लोग भी बड़े बड़े सामंत बन गए और इस कारण उन्होंने मध्यकालीन यूरोपीय समाज में अराजकता, असुरक्षा, आर्थिक संकट, सामाजिक दबाव के परिणाम स्वरूप कृषक, कारीगर वर्ग के लोग अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस करने लगे। तो ये जो है छोटे किसान अपनी भूमि पर किसी बड़े जमींदार का जो वो संरक्षण या प्रभाव वो स्वीकार कर लेते थे और वो उनके जो वो नीचे रहते थे। लेकिन जो है भूमि के ऊपर जो मालिकाना हक की हम बात करें जो उनका बना रहता था। तो धीरे धीरे जो है जो बड़े बड़े जो जमींदार थे भूमि के ऊपर जो उनका स्थायी अधिकार हो गया था। धीरे धीरे जो है शासक वर्ग भी इस प्रथा को जो वो बढ़ावा देता था और ग्रामीण लोगों को इस प्रथा के अनुसार जो वो सहायता मदद दी जाती थी, सुरक्षा दी जाती थी। आगे चलकर यह प्रथा राजा के लिए काफी जो है वो काफी नुकसानदेह साबित हुई। तो ये भी जो है सामंतवाद का जो है उदय में महत्वपूर्ण कारक था। कमेंडेशन प्रथा रोमन समाज में साथ साथ गोल सैलेटों में ऐसी भी एक जो है प्रथा प्रचलित थी जिसके अनुसार इन जातियों का नेता अपनी अनुयायियों से घिरा रहता था। ये अनुयायी स्वामी की ओर से युद्धों में भाग लेते थे और उनकी आज्ञा का जो वो पालन करते थे। इस प्रथा को कमेंडेशन प्रथा जो वो कहा जाता था। मध्यकाल में जर्मनी में भी इस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। इन्हीं सामाजिक प्रथाओं के परिणाम स्वरूप जो है यूरोप के अंदर जो वो सामंतवाद का जो है उदय हुआ। तो ये भी कुछ सामाजिक कारण रहे हैं। तो सामाजिक कारणों में 3 प्रकार की जो है प्रथाएं बताई: पेट्रेसिनियम प्रथा, प्रीकेरियम प्रथा और कमेंडेशन प्रथा। इन व्यवस्थाओं ने सामंतवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण रोल अदा जो वो किया है। अब बात करते हैं कुछ आर्थिक कारण भी रहे। आर्थिक कारणों में भी जो है यहां जो है सामंतवाद को उदय होने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसमें जो है जो किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था या बड़े बड़े जो है एक दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए उन्होंने आक्रमण हासिल किया। तो इस प्रकार का जो भी व्यवस्था ने सुरक्षा दी, उन्होंने एक दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए आक्रमण किए। तो इस अशांति के इस काल में यूरोपीय समाज में जमींदार से लेकर साधारण कृषक भी जो वो असुरक्षित अपने आप को जो महसूस करने लगा। इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए छोटे जमींदार, बड़े जमींदार की तथा बड़े जमींदार यानी कि जो निचले स्तर से वो अपने से ऊपर वाले की शरण में चला गया, ऊपर वाला उससे ऊपर वाले की शरण में चला गया और धीरे धीरे एक सामंतवादी व्यवस्था जो वो आर्थिक दृष्टि से भी जो वो प्रकाश में आई। अब हम बात करते हैं कुछ धार्मिक कारणों की। यहां ईसाई चर्च काफी शक्तिशाली थे इस समय। राजा, धनी लोग, अधिकारीगण इत्यादि चर्च को जमीन, धन संपत्ति चढ़ाने के लिए दान में इनके पास अपार धन संपदा थी। और एक ऐसा समय था कि यूरोप की लगभग 33% जमीन के ऊपर चर्च का ही जो है अधिकार था। वो चर्च ही जो है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का जो वो मालिक थे। तो अब चर्च ने भी एक धार्मिक दृष्टि से जो है एक व्यवस्था जो वो कायम की। तो धीरे धीरे जो है यूरोप में जो है चर्च का भी एक बहुत बड़ा जो वो सामंत बन गए थे और इन जो है धार्मिक दृष्टि से इन चर्च में जो भी सामंत थे
उन्हें अपने जीवन काल तक ही वे रहते थे। और आते हैं सामंतवादी प्रथा के गुण और दोष। तो धीरे धीरे जो है हम सामंतवादी व्यवस्था के गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा के ऊपर जो नियंत्रण। सामंतवादी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो है कि राजा जो महत्वपूर्ण है, इसमें जो राजा जो निरंकुश होते थे राजा शासक, वो जो है इनके ऊपर जो है राजाओं के ऊपर कंट्रोल हुआ। सामंतवादी व्यवस्था के उद्देश्य पूर्व राजा स्वेच्छाचारी निरंकुश बहुत ही शक्तिशाली थे और यानी कि ये इनके ऊपर किसी प्रकार का जो वो कोई अंकुश नहीं था। राजा को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार जो वो माना जाता था और देवीय अधिकार जो है यानी कि देवी की भांति राजा को जो वो पूजने का काम किया जाता था। उनका प्रमुख कार्य कानून बनाना, कानूनों को लागू करना तथा कानूनों का उल्लंघन करने वालों को जो वो दंड देने का भी जो वो कार्य था। वह अनेक प्रकार के अपने अधिकारियों की जो वो नियुक्ति करता था। रोमन जो है साम्राज्य के पतन के पश्चात राजा को शक्तिशाली जो वो शक्तियां केवल नाम मात्र की जो वो रह गई। तो जो सामंत होते थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं राजा की शक्ति का जो वो प्रयोग करने लगे, क्योंकि उनके अलग से जो है अपने नियम होते थे, उनकी अलग से अदालतें होती थी, अलग से जो उनकी सैनिक व्यवस्था होती थी, एक राजा की भांति जो वो कार्य करने लगे। तो राजा जो वो नियंत्रण में आया। अब बात करते हैं आगे शांति की स्थापना। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप में अशांति, असुरक्षा और अराजकता का दौर जो वो आरंभ हो गया था। बर्बर विदेशी जातियों ने आक्रमणों की ने स्थिति को और अधिक जो वो गंभीर बना दिया। राजा काफी निर्बल हो गया था और वो इस प्रकार के आक्रमणों को जो वो रोक नहीं पाया। तो ऐसी व्यवस्था में जो है प्रशासन की हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का कार्य किया सामंतवादी व्यवस्था ने। तो उन्होंने इस प्रकार जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी जागीरों के सभी प्रकार के उपद्रवों को दबाकर यूरोप के अंदर एक शांति व्यवस्था का जो है स्थापित की और इस प्रकार शांति व्यवस्था ने अपनी शक्तियां तथा सेना के बल पर विदेशी आक्रमणकारियों के बर्बर आक्रमणों को कठोरता से दबाकर यूरोप के अंदर शांति व्यवस्था कायम करने का जो वो कार्य इन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं जो हो शांति की स्थापना जो है हुई, ये इनका हम गुण मानते हैं सामंतवादी व्यवस्था का। आगे हम बढ़ते हैं न्याय तथा पुलिस व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था के पूर्व राजा समस्त जो हो न्याय का स्रोत होता था। वह कानून निर्माता, एक प्रशासक, एक अच्छा न्यायाधीश के रूप में जो वो कार्य करता था। वह अपने जो है नीचे अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता था। पुलिस व्यवस्था की जो है भी जो वो व्यवस्था करता था और अपनी जो है सामंत के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र में वो समस्त प्रकार की जो है व्यवस्था कायम करता था, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे दूसरी शांति की स्थापना करता था। तो जो भी संबंध में जो न्याय होते थे, उनके अपने कानून होते थे, वहां जो वो न्याय भी करते थे। तो इन चीजों में जो वहां एक सफल भूमिका जो सामंतों ने निभाई। आगे बढ़ते हैं इसी में अधिकार तथा कर्तव्यों की स्थापना। सामंतवादी व्यवस्था का एक गुण यह निकला कि उनके जो अधिकार और कर्तव्यों की भी स्थापना हो। तो इस व्यवस्था के अंदर जो है होमेज उत्सव में जब सामंत जागीर यानी कि प्राप्त करते थे, फी प्राप्त करते थे, तो एक मुट्ठी जो है मिट्टी, एक झंडा, एक छड़ी, एक वृक्ष की शाखा तथा एक प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाता था। तो इसके प्रसार वो कुछ इन वचनों के अंदर जो वो बंधता था और वो अपने जो वो धीरे धीरे उनके साथ अधिकार और कर्तव्य फिक्स किए जाते थे
और इस जो है सामंतवादी व्यवस्था से जो वो उनका शोषण करने से बाज नहीं आते थे और सर्वथा दासों को तो जो है सामंत फिर भी जो बंधुआ मजदूरों की क्रिया रखते थे। तो धीरे धीरे जो है यहाँ कुछ यानी कि कुछ प्रशासन के अंदर कुछ अधिकार और एक कर्तव्यों की स्थापना हुई, जिससे जो है व्यवस्था जो वो सही रास्ते के ऊपर जो वो चलने का कार्य किया है। बात करते हैं आगे आर्थिक उन्नति की। सामंतवादी व्यवस्था के में यूरोप में आर्थिक उन्नति ने भी बड़ी भूमिका निभाई। समस्त सामंतवादी व्यवस्था में भूमि के वितरण पर आधारित थी और इन सामंतों की समस्त अर्थव्यवस्था भूमि पर आधारित थी। कृषि की उन्नति पर सामंतवादी व्यवस्था बल देने लगे। वे अपनी जागीरों में कृषकों, सर्फों तथा दासों से कृषि का कार्य जो वो करवाते थे। सामंत पूरे दिन जागीरों के प्रबंध में जो वो लगे रहते थे। छोटे समस्त कृषि की उन्नति ज्यादा ध्यान जो वो देते थे, क्योंकि देखो ये आदमी जो वो कृषि से काफी जुड़े हुए थे, जमीन से काफी जुड़े हुए थे, तो कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा जो वो ध्यान देते थे। जैसे हम बात करें कृषि को उन्नत बनाने के लिए भाई फसलों को बदल बदल कर जो वो बोआ जाता था, कृषि हल तथा बैलों की सहायता से जो वो की जाती थी। वर्ष में जो है 2 फसलें उगाई जाती थी और दास और किसान बड़ी बड़ी मेहनत करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है यूरोप में जो कृषि थी वो काफी उन्नति की शिखर पर जो वो पहुंच गई थी। और कृषि के साथ साथ ही हम बात करें व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ और धीरे धीरे जो है व्यापार के अंदर जो कुछ पूंजी इकट्ठी हुई, तो उन्होंने अपनी अतिरिक्त पूंजी को लाभ कमाने के लिए व्यापार में जो लगाना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ सड़कों का, पुलों का, अनेक जो वो इमारतें जो वो बनाई गई, यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। तो हम ये ही मानते हैं कि भाई सामंतवादी व्यवस्था ने जो उन्नति की अपनी चरम सीमा को जो है छूने का कार्य किया है, ये एक अच्छी व्यवस्था थी। आगे इसी में बढ़ते कला तथा साहित्य का विकास। मध्यकालीन यूरोप में सामंतों के अधीन कला तथा साहित्य का भी बहुत विकास हुआ। उस समय सामंतों की देखरेख में सुंदर सुंदर गढ़ियां, दुर्गों का निर्माण हुआ। तो भवन निर्माण कला के क्षेत्र में भी जो है अनेक प्रकार की छाप देखी जा सकती है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां पर बनाए किले जो है बनाए जाते थे, उनके चारों ओर सुरक्षित दीवारें बनाई जाती थी, खाइयां खोदी जाती थी। दुर्गों के बाहर बनी खाइयां हमेशा पानी और दलदल से भरी रहती थी। तो धीरे धीरे जो है सामंतों के अधीन संगीत और नृत्य कला का भी जो हो वो काफी विकास हुआ। तो धीरे धीरे हम बात करें तो यहाँ कुछ कला की, संगीत कला लड़कियों को सिखलाया जाता था, नृत्य डांस वगैरह सिखलाया जाता था। तो जो भी किसी कला में पारंगत होती थी तो वो बड़ा उनका मान सम्मान भी जो वो किया जाता था। साहित्य का भी बहुत विकास हुआ इसमें। तो अनेक जो है वीर का से संबंधित अनेक काव्य और कहानियां जो वो लिखी गई। तो इस प्रकार कला और साहित्य के क्षेत्र में भी जो वो यूरोप के अंदर जो है काफी उन्नति हुई। अभी हम बात करते हैं कि नए वर्ग का उदय। सामंतवादी युगीन यूरोपियन समाज में एक नए वर्ग का जो उत्थान हुआ, जो सामंतों का था। यह वर्ग बहुत ही शक्तिशाली था। यूरोप की समस्त भूमि पर जो इनका अधिकार था और सामंत अपनी जागीरों में न केवल राजा की शक्तियों का प्रयोग करते थे, बल्कि वे प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यों का भी जो वो देखभाल करते थे। तो इस प्रकार जो वो एक नए वर्ग का जो है उत्थान हुआ, जिन्होंने एक व्यवस्था बदलने का जो वो कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं इसी के गुणों के अंदर चर्च की शक्ति में वृद्धि। सामंतवादी व्यवस्था में चर्च की शक्ति का भी बहुत विस्तार हुआ। मध्यकाल में राजा, सामंत, उच्च अधिकारी, साधारण जनता चर्च को धन, भूमि, वस्त्र, फल, अनेक प्रकार के जो वो दान स्वरूप चीजें देते थे। तो चर्च के पास काफी धन संपत्ति जो वो इकट्ठी हो गई थी। इसके अलावा जो है उनके पास जो है अनेक पशु दास भी होते थे
और पोप तथा चर्च अपने अधिकारों अपने क्षेत्रों में सिक्के भी ढालने शुरू हुए। तो उन्होंने न्याय आदि के क्षेत्र में भी कार्य किए गए और चर्च इतने शक्तिशाली हो गए थे कि सामंतों के आपसी युद्धों को रोकने के लिए 40 दिन उन्होंने साल में 40 दिन युद्ध निषेध किए, यानी कि बैन किया। यहां तक कि कई बार राजाओं को भी धर्म तथा समाज से निष्कासित करने की जो वो चर्च धमकी दे देते थे। तो इस बीच जो है बाद में जो है चर्च और राजाओं के बीच में जो युद्ध आरंभ हो गया, यानी कि चर्च एक बहुत बड़ी शक्ति जो उस समय बन के जो वो उभरा। अब हम बात करते हैं सामंतवाद के दोष। जहां गुण होते हैं वहां कहीं ना कहीं दोष भी होते हैं, डीमेरिट्स ऑफ फ्यूडलिज्म। तो ये दोष भी यूरोपीय समाज के लिए काफी दोषपूर्ण सिद्ध हुए। कुछ समय तक वो सामंत समाज की शांति, सुरक्षा, कृषि, व्यापार आदि आवश्यक पूरा करने में तो सफल रहे, लेकिन कुछ समय के पश्चात सामंतवादी व्यवस्था में दोष भी उत्पन्न हो गए। वो दोष कौन कौन से रहे? सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय शक्ति का अंत। जो केंद्रीय शक्ति का जो अंत हुआ सामंतवाद के उदय में, ये एक बहुत बड़ा जो वो दोष हुआ। रोमन साम्राज्य के विघटन तथा राजा की निर्बलता तथा अयोग्यता का लाभ उठाकर सामंत इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो अपने अपने इलाकों में स्वयं स्वतंत्र जो वो राजा बन बैठे। यहां तक कि वो कालांतर में जो है राजा का पद तो केवल नाम मात्र का ही जो वो रह गया था। तो धीरे धीरे जो है वो सामंतों की सेनाएं राजा की युद्धों में सहायता करती थी, लेकिन जो सेना थी उसकी निष्ठा किसके प्रति थी? वो सामंतों के प्रति थी, न कि अपने राजा के प्रति। तो धीरे धीरे ये इसके लिए बहुत ही जो है घातक सिद्ध हुई और इसके बड़े दुष्परिणाम जो वो केंद्रीय शक्ति की जो दुर्बल हुई उसके सामने आए। राष्ट्रीय एकता का ह्रास। सामंतवादी व्यवस्था का एक दोष यह भी निकलता है कि उत्थान में यूरोप की राष्ट्रीय एकता जो वो समाप्त हो गई। तो सामंत भी अपनी जागीरों के स्वतंत्र मालिक बन बैठे और वो स्वयं जो वो शासन करने लगे, अपने सिक्के ढालने लगे। तो इस ऐसी व्यवस्थाओं से जो वो जो एकता थी, राष्ट्रीय एकता, वो भंग हुई और धीरे धीरे जो है ये आपस में सामंत लड़ने लगे और सामंतों को किसी भी प्रकार की जो राष्ट्रीय भावना देखने को नहीं मिली और ये अपने निजी स्वार्थ के लिए सामंत जो थे वो राष्ट्र को भी दांव पर लगाने का जो वो कार्य करते थे। तो धीरे धीरे इनके जो निजी स्वार्थ थे वो जो है राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही खतरनाक जो वो सिद्ध हुए। ये भी एक जो है इनका पतन के यानी के दोष जो वो देखते हैं। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था में दोष। सामंत अपनी जागीर में न्याय का कार्य करते थे। उन्होंने अपनी जागीरों में कचहरियां स्थापित कर रखी थी, दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों का जो वो निर्णय करते थे। तो यहाँ जो है सामंत जो है न्याय व्यवस्था को बेचने का भी जो वो कार्य करते थे, वो निष्पक्ष न्याय जो वो नहीं करते थे। इनकी कचहरियों में कृषक तथा दासों को साधारण अपराधों के लिए भी कठोर दंड दिए जाते थे। वहीं पर प्रभावशाली लोग भयंकर अपराध करने के बाद भी जो वो एक थोड़ा सा जुर्माना या उससे जो वो बच निकल जाते थे। तो ये जो न्याय व्यवस्था थी ये भी इनकी जो वो दोषपूर्ण सिद्ध हुई। अब बात करते हैं सेना संगठन में दोष। मध्यकालीन यूरोप में राजा अपने पास स्थायी सेना जो वो भर्ती नहीं करते थे। ये किसके ऊपर डिपेंड थे? सामंतों के ऊपर डिपेंड थे। सामंतों की जो सेनाएं जब इनको आवश्यकता पड़ती थी तो वो मंगा लेते थे, लेकिन जो सेनाएं होती थी उसकी स्वामी भक्ति होती थी अपने सामंत की, ना कि राजा के प्रति। तो वहां यहां तक सिद्ध हुआ कि लाखों की सेनाएं एक 20 या 25 हजार सैनिकों से बुरी तरह हार जाती थी, क्योंकि जब भी कोई जवान जो युद्ध लड़ता था तो उसमें
किसी प्रकार की जो वो भावनात्मक युद्ध जो वो नहीं लड़ता था, वो तो एक अपना नाम सा करता था और नाम जो वो राजा के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। यानी कि 20,000 सैनिकों के जो है कि जो शत्रु के सैनिकों से वो 1 लाख सैनिक की सेना जो वो हार जाते थे। तो धीरे धीरे जो है सैन्य व्यवस्था में भी काफी दोष जो वो उत्पन्न हो गए थे। सामंतों के आपसी लड़ाई झगड़े, सामंतों का एक बहुत बड़ा दोष ये भी था कि ये जो थे आपस के अंदर जो वो लड़ते झगड़ते रहते थे और ये व्यवस्था भी काफी नुकसानदायक जो वो सिद्ध हुई। चाहकर भी सामंतों को आपसी लड़ाई झगड़ों को समाप्त शासक नहीं कर सके और जो है धीरे धीरे ये काफी बड़े युद्धों में जो वो व्यस्त रहते थे। इंग्लैंड में गुलामों का युद्ध, फ्रांस में 100 वर्षीय युद्ध, धर्म युद्धों के पीछे की मनोवृत्ति, तो धीरे धीरे जो है अशांति और अराजकता का जो वो वातावरण उत्पन्न हुआ। तो आर्थिक पतन की हम बात करते हैं। सामंतवादी प्रथा के विकास में यूरोप की आर्थिक जो है उन्नति रुक गई थी। तो क्यों रुक गई थी आर्थिक प्रगति? क्योंकि देखो, कोई भी राज्य, राजा, सामंत जब आपसी झगड़ों के अंदर जब उलझ जाते हैं तो वो किसी प्रकार का जो उन्नति नहीं कर पाते। यानी कि जब लड़ाइयां इतनी लंबी चलती थी तो न तो वो सामाजिक उन्नति कर पाते थे, तो न वो आर्थिक उन्नति कर पाते थे, न वो किसी दूसरी कला के क्षेत्र में उन्नति कर पाते थे। तो ये जो युद्ध थे इनके आर्थिक पतन की तरफ जो वो लेके जाने का जो वो कार्य किया। अब हम बात करते हैं चर्च और राज्य में संघर्ष। तो सामंतवादी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दोष यह भी निकला कि वो चर्च तथा इनके बीच में जो संघर्ष हुआ वो भी जो है एक बहुत बड़ी जो है घातक सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार जो है वो शांति स्थापित करने के लिए जो है वो किसी प्रकार आगे नहीं बढ़ पाए। यानी कि चर्च और राज्य के बीच में जो युद्ध हुए वे काफी नुकसानदेह साबित हुए। अशांति तथा अराजकता, सामंतवादी व्यवस्था के अंदर यूरोप की शासन व्यवस्था जो वो समाप्त हो गई। यह व्यवस्था यूरोप में शांति स्थापित करने हेतु ही प्रकाश में आई। तो धीरे धीरे जो है यहाँ युद्ध जो है किसी न किसी तरफ से जो वो लड़े जाते थे और भूमि के लिए पिता तथा पुत्र भी आपस में लड़ने लगे। तो यूरोपियन समाज में अशांति, अराजकता और भूखमरी जो वो फैल गई। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, सामंतवाद का उदय कैसे हुआ और इसके गुण और दोषों का हमने विश्लेषण किया है। थैंक यू, धन्यवाद।